हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग लॉकडाउन में जैसे की स्थिति बनी हुई है अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारी बातें कर चुके थे, ठीक है। और मैं आपको डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, ठीक है, ऐसे कई सारी बातें बता चुका था, है ना। और लास्ट में मैंने आपको छोटे छोटे दो टॉपिक लिए थे, जिसमें एक तो था आपका मिश्र धातुओं का निर्माण और एक था आपका अंतराकाशीय यौगिक। देखिए, मैंने आपको मिश्र धातु बता दिया था कि जब संकरण धातुएं क्या करती हैं, अपने परमाणुओं को दूसरे संकरण धातु से मिलाती हैं, तो जो बनता है उसे अपन बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। ऐसे मैंने अंतराकाशीय बताया था कि जो परमाणुएं अच्छी तरह व्यवस्थित होती हैं संकरण धातुओं का, तो उनमें भी कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिसमें आकर के कोई अधातु परमाणु फिट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, अंतराकाशीय यौगिक या अंतराकाशीय वाले कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक आपको बात बता चुका था। अगर मेरे वीडियोस पहले वाले किसी बच्चे ने नहीं देखे तो वो वहाँ से देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज अपन जो नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हालांकि बोर्ड की किताब में तो थोड़ा सा छोटा दिया है, लेकिन मैं इसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको थोड़ा सा अप लेवल तक का एक्सप्लेन आज मैं यहाँ पे साथ में करूंगा, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो 12th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा, इसके साथ साथ ही जो बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट है, डी वाली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली, है ना, उसका भी अपन कोर्स यहाँ पर साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संकुल आयनों का रंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रंगीन आयन बनाने वाले, ये तुम्हारा थोड़ा सा गलत हो गया, अरे शिट, बनाने वाले संक्रमण श्रेणी के यौगिक, कुछ भी अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हमारा बेसिकली मतलब क्या है कि जो संक्रमण तत्व हैं, जो संक्रमण धातु हैं, उनसे जो बने हुए यौगिक हैं वो क्या करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, कलरफुल आयंस बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। वो सारी बातें अपन आज यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कि जो संक्रमण श्रेणी तत्व हैं, वो प्राय ठोस अवस्था में या आयंस के फॉर्म में क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इनमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि इनमें जो इनका जो डी कक्षक का विन्यास है, ठीक है, वो पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें D1 से D9 विन्यास होना चाहिए, मतलब किसी न किसी रूप में उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, अपना रंग प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक तो D0, S0, D10, S2, ये सब प्राय क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। और जिनमें विन्यास होता है D1 से लेके D9 तक, ये सब प्राय क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं ये छात्रों, कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें ही आज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ये सब क्यों है। हालांकि कुछ D0 विन्यास वाले जो उच्च आवेश रखते हैं अपने ऊपर, वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। उसका भी मैं कारण आज यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा भी क्या होता है, संकुल यौगिक अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पहले छोटे रूप को देखते हैं, उसके बाद अपन बड़े रूप पे आएंगे। देखिए, मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंग प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, डी ब्लॉक यानी कि डी कक्षक, तो सारी की सारी जो बातें टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं डी कक्षक के ऊपर, ठीक है। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको जैसे
एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे पहले D0 D10 विन्यास की अगर आप देखें तो D0 या D10 विन्यास कौन रख सकता है। देखो D0 कैसे हो जाएगा कि स्कैंडियम +3, ठीक है, ये क्या दिखाएगा, D0 विन्यास दिखाएगा। और टाइटेनियम +4 क्या दिखाएगा, D0 विन्यास दिखाएगा, ठीक है। और आपका एक Cu+, ये भी क्या दिखाएगा, आपका D0 विन्यास दिखाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो स्कैंडियम का क्या विन्यास होता है, 21 होता है कि नहीं होता, होता है ना। और 21 में से 3 चले गए तो आर्गन 18, मतलब कि इसने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। एस में से भी 2 चले गए, इसका ये विन्यास ही तो होता है छात्रों, 3D1 4s2, तो 2 तो यहाँ से चले गए और एक यहाँ से चला गया। तो ये अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कैसा हो गया, 3D0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो जब ये 3D0 विन्यास हो गया, इसका मतलब ये स्कैंडियम +3 अवस्था में है, ठीक है। और इसका विन्यास क्या है, D0। और आपको बताया था अभी कि जो D0 होते हैं, D10 होते हैं, वो कैसे होते हैं, रंगहीन। वो कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, ठीक है। ऐसे जो कॉपर है, कॉपर का क्या विन्यास होता है, 3D10 4s1, ठीक है। तो जो 4s1 है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो +1 चार्ज आ गया, ठीक है। इसलिए जो Cu+ होता है वो कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन जो Cu+2 होता है वो नीले रंग का होता है ना, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास मान लो D1 विन्यास है या मेरे पास आपका D9 विन्यास है, तो वो कौन कौन से दिखाएंगे। देखो एक तो तुम्हारा D1 विन्यास कौन दिखा सकता है, तुम्हारा टाइटेनियम +3 दिखा सकता है, दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है, ठीक है। और आपका कौन दिखा सकता है, एक आपका D9 विन्यास, एक आपका वेनेडियम +4 दिखा सकता है, ठीक है। और एक आपको कौन दिखा सकता है, Cu+2 दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि Cu+2 मतलब 3D10 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से चला गया, D में से चला गया। तो ये कि ये दिखाएंगे जो कलर आपको, एक तो ये गहरा बैगनी, और नीला लोहित कलर सा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा विन्यास है इन सब में, टाइटेनियम +3 हुआ, वेनेडियम +4 हुआ, Cu+2 हुआ, इनमें कैसा होगा, गहरा बैगनी होगा, जैसे टाइटेनियम +3 का गहरा बैगनी होता है, ठीक है। जो नीला कलर है ये होता है तुम्हारा Cu+2 का, कॉपर का, आप जानते हैं नीला थोड़ा जो होता है, ठीक है। ये तरह का विन्यास होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं D2 विन्यास या D8 विन्यास, तो वो कौन दिखाएगा, देखो एक तो आपका वेनेडियम +3, ठीक है, एक आपका Na+2, वेनेडियम +3, 3 और 2 5, तो यहाँ से 3 चला गया इलेक्ट्रॉन, D2 विन्यास आ जाएगा। 3D3 4s2 होता ही नहीं होता, ठीक है। तो 2 वहां पर बच गए, तो वेनेडियम +3 और ये Na+2, यानी कि 3D8 4s2 निकल कर क्या होता है, 3D8 4s2 होता कि नहीं होता। तो 2 यहाँ से चले गए तो 3D8 विन्यास है, इसका D8 विन्यास है। ये सारे के सारे कलर दिखाते हैं आपका छात्रों हरा। ये कैसा कलर दिखाते हैं, हरा कलर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक और बात चलो कर लेते हैं, इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत तो है नहीं वैसे। D5 विन्यास की बात कर रहा हूं मैं आपसे। D5 विन्यास कौन दिखाएगा आपका, Mn+2। D5 विन्यास कौन दिखाएगा आपका, Mn+2, ठीक है। और Mn+2 मतलब क्या हो, 3D5 4s2। ये आपका दिखाता है गुलाबी रंग, कैसा दिखाता है ये, गुलाबी रंग। तो इस तरह से कई सारे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Mn+2 है, Fe+3 भी है, ठीक है। तो ये कैसा रंग दिखाएगा, गुलाबी रंग सा दिखाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे विन्यास होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, यौगिकों में रंग प्रदर्शित करते हैं। ये डिपेंड करता है इनके इन विन्यासों पर, ठीक है। मैं आपको एक टाइटेनियम +3 का एक संकुल यौगिक का उदाहरण देके बाद में समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात समझ आ रही है। मैंने भी आपको 2 बात बताई है पहले तो, कि जिनमें D0 D10 विन्यास होता है वो रंगहीन होते हैं, लेकिन जिनमें मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब वो युग्मित स्थिति में नहीं हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, आपके कलर प्रदर्शित करेंगे। मैंने कुछ आयंस के नाम यहाँ पर बता दिए हैं, क्योंकि संकुल आयनों के रंग हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। संकरण श्रेणी के जो बनाने वाले यौगिक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है छात्रों। मेरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, आराम से पता कर सकते हैं। ये वेनेडियम प्लस 3, ये Na+2 कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर आ रहा है। जैसे मैंने वेनेडियम प्लस 4 में इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d2 3d3 4s2 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक बचा उसके पास। इस तरह से विन्यास हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। और सबसे अच्छा आप कॉपर से समझिए। कहाँ है हमारा कॉपर? ये रहा हमारा कॉपर। एक इसको भी समझाता हूँ, इसको भी समझाता हूँ, दोबारा देखिए। हम ये कह रहे हैं D10 विन्यास। हम जानते हैं कि कॉपर का जो विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला जाएगा तो इसके पास क्या विन्यास बच जाएगा? D10। ये आ गया D10 विन्यास। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमने एक प्लस चार्ज लगा दिया, Cu+Aq+ है कि नहीं है? ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ D9 विन्यास की। तो जब इसका विन्यास है 3d10 4s1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हुआ, S के साथ साथ में से D से भी चला गया, तो इस पर कितना चार्ज आ गया? 2 प्लस चार्ज आ गया, Cu+2 बना दिया। इसलिए इसका विन्यास क्या हो गया? D9 विन्यास हो गया। ठीक है। और इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें आयंस के थ्रू क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको रंग की स्पष्ट व्याख्या बताता हूँ कि रंगों का जो कारण है वो क्यों होता है, रंग क्यों प्रदर्शित होते हैं। देखो बेटो, उसके दो बेसिकली कारण है। तो होता है डीडी संक्रमण, एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन जब तक मुझे थोड़ा सा तुम्हें क्या डी कक्षक क्या होते हैं वो बताने पड़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखो, हम जानते हैं कि कोई भी चीज है हमें दिखाई देती है, अंधेरे में हम कोई चीज देख नहीं सकते। हमारे पास जब लाइट होती है, प्रकाश होता है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मैं देखो ही बनाता हूँ। जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कुछ छात्र इसे बेबग्योर के नाम से याद कर लेते हैं, कुछ छात्र इसे बेनियाहा पीनाला के नाम से याद कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने कलर होते हैं? 7 कलर। इंद्रधनुष भी आपने देखा होगा। तो एक तो होता है ये बेबग्योर, एक हम ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे बेनी आहा पीनाला, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ठीक है, नीला और लाल, या फिर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से ये टोटल कितने कलर होते हैं? 7। ठीक है। जब कोई संक्रमण तत्व या कोई पदार्थ इन 7 रंगों में से प्रकाश अवशोषित करता है, तब हमें वो क्या दिखाई देता है? कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है ना। कब हमें कैसा दिखाई देता है? वो कलरफुल दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि देखो, कोई पदार्थ रंगहीन दिखाई देगा या रंगीन दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो पदार्थ है वो प्रकाश का जो अवशोषण है, यानी कि प्रकाश के जो तरंग दैर्ध्य है, विकिरण है, उसका अवशोषण कर कहां से रहा है? दृश्य क्षेत्र से कर रहा है या इंफ्रारेड क्षेत्र से, यानी कि अवरक्त क्षेत्र से कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो स्पेक्ट्रम लाइन है, उसमें से केवल दृश्य क्षेत्र यानी कि विजिबल रीजन ही ऐसा होता है जिसको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। नाम इंफ्रारेड को देख सकते हैं। जैसे मैं टीवी शो करता हूँ रिमोट से, तो आपको क्या पता चलता है कि मैंने किधर कमांड दी, कि कोई उस रिमोट में से एक किरण निकल के गई और उसने चैनल चेंज कर दिया या वॉल्यूम अप डाउन कर दिया, हमें वो किरण दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो जो हमारी आंखें हैं वो केवल क्या कर सकती हैं? दृश्य क्षेत्र को ही देख सकती हैं, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र को ही देख सकती हैं, है ना। और जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विकिरण का जो लाइन ग्राफ है, उसमें से जो दृश्य क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है हमारे पास 400 से लगभग 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की। ठीक है। इतने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को ही मनुष्य की आंखें देख सकती हैं। और इन्हीं 400 से लेकर 700 तक की तरंग दैर्ध्य के बीच में ये 7 रंग होते हैं। ठीक है। ये 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है। जब कोई पदार्थ दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या करता है? वो एनर्जी लेता है। ठीक है। और उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? वो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जिससे क्या होगा? उसके बदले वो एक रंग प्रदर्शित करेगा, जिसे हम पूरक रंग भी कहते हैं, कप्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं,
जो हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसी के कारण हमें वो पदार्थ क्या दिखाई देता है, कलरफुल, रंगीन दिखाई देता है। अगर विजिबल रीजन से प्रकाश का अवशोषण नहीं होगा तो हमें वो पदार्थ कलरफुल दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो हमसे कह रहा हूं कि अगर कोई पदार्थ है ना इन सातों रंगों को अवशोषित कर ले तो वह काला दिखाई देगा, है ना। अगर वो इनको रंगों को अवशोषित ही नहीं करे तो हमें सफेद या रंगहीन दिखाई देगा। अगर वो इसमें से किसी एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करे तो हमें वो क्या दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा, जिसका मैं भी एग्जाम्पल एक क्लियर भी करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मेरी बात आप दोबारा सुन लीजिए कि जब कोई भी पदार्थ है वो जब दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है तो वो क्या करता है, अपना एक पूरक रंग प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ही हमें पदार्थ क्या होता है, रंगीन या कलरफुल दिखाई देता है। देखो मैं यहाँ पर पूरे रंग तो बनाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर 2-3 रंग बता रहा हूँ कि उनका कप्लीमेंट्री कलर क्या होता है। ठीक है, और कप्लीमेंट्री कलर पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जब इनका कारण पढ़ेंगे उसमें और सीख लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो दृश्य क्षेत्र है उसका अवशोषण तरंग दैर्ध्य है वो है तुम्हारा 400 से लेके 700 तक का। ठीक है, कितने तक का है, 400 से लेके 700 तक का है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि बैगनी रंग है मेरे पास, अगर बैगनी रंग ने 400 से लेके 435 तक के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करा है तो इसका जो पूरक रंग होगा, इसका जो पूरक रंग होगा, कौन सा रंग, इसका जो पूरक रंग होगा वो कौन सा होगा आपका बेटा, पीला हरा। ठीक है, उसका कौन सा रंग होगा आपका, वो पीला हरा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक और एग्जांपल की, जैसे हम बात कर रहे हैं हरे कलर की, हरा, अगर मान लो कोई विकिरण 500 से लेके 560 के करीब का प्रकाश तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है तो उसका जो हमें रंग दिखाई देगा वो दिखाई देगा हमें गहरा बैगनी। कैसा दिखाई देगा वो, गहरा बैगनी दिखाई देगा। ठीक है, कितना, अगर मान लो कोई पदार्थ हरे रंग का है और वह 500 से 560 के बीच का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है तो उसका जो हमें पूरक रंग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, गहरा बैगनी। यानी कि हमें वो पदार्थ हरा ना दिखाई दे करके कैसा दिखाई देगा, वो हमें बैगनी दिखाई देगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर मैं आपसे बात करूं एक और लाल रंग की, सबसे ज्यादा तीव्रता लाल रंग के प्रकाश की होती है, जो मान लो 605 से लगभग लगभग 700 के करीब होती है, और वो हमें दिखाई देता है आपका पीला की जगह बस नीला कर दो, नीला हरा। ठीक है, कुछ इस तरह के कलर होते हैं जो क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य को, अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके अपने अपने पूरक रंग दिखाई देते हैं, अपने पूरा रंग प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज बुक्स में सब अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे लिए भी बनाना इम्पॉसिबल है, थोड़ा बोर्ड भी छोटा है और थोड़ा डिटेल भी ज़्यादा है, 12th क्लास में इतना है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि जैसे मान लो कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, संकुल यौगिक है, उसने अगर वो मान लो हरे रंग का प्रकाश अवशोषित करता है इस 7 रंग के दृश्य स्पेक्ट्रम लाइन में से, यानी कि 400 से लेके 700 के बीच में से अगर वो 500 के लगभग का प्रकाश अवशोषित करता है तो वह कैसा दिखाई देगा आपको, गहरा बैगनी दिखाई देगा। मैं भी इसके भी एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी। ठीक है, ना तक ये बात क्लियर है। तो जाहिर सी बात है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगीन आयंस बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको पहले तो उनके आयन बताए थे, अब मैंने इनको थोड़े कलर बता दिए हैं। ठीक है, अब जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं वो कलर क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं उसका आप कारण सुनिए। एक्चुअली में क्या होता है कि सारी की सारी जो बातें हैं वो टिकी हुई हैं डी कक्षकों पर। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना पड़ेगा डी कक्षकों के ऊपर, तब हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो रंग का कारण है, संक्रमण तत्वों में जो रंग का कारण है वो 2 कारण है। एक तो डीडी संक्रमण, ठीक है, अब डीडी संक्रमण क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। एक होता है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अभी अपन इन दोनों पे चर्चा करते हैं। सुनिए, यहां तक की बातें क्लियर है।
बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली और सरल भाषा में लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। आप घबराना मत, बिल्कुल आराम से चलिए। देखिए, रंग का कारण क्या है, पहला तो होता है डी डी संक्रमण, जिससे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन। हम ये जानते हैं कि डी कक्षक संख्या में कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको बनाऊं तो इस तरह से होते हैं ये मान लो हमने एक्स ले लिया, ये हमने वाई ले लिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डी एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही आपकी यार चेंज कर दो, अब क्या अपन ले लेते हैं कौन सा वाला, डी वाई जेड, ठीक है। तो इसको बाई ले लो, इसको जेड ले लो, ठीक है। एक हमारा ये वाला ले लो आपकी बार, कौन सा, डी जेड एक्स, तो इसको जेड ले लो, इसको एक्स ले लो, ये हो गया आपका डी जेड एक्स, ठीक है। एक होता है आपका डी जेड स्क्वायर, जिसमें एक 3D में प्लेन, ऐसे बच्चों की निपल होती है ना दूध पीने वाली, उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह से एक रिंग सी फंसी रहती है बीच में, ऐसे अपन बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कौन शेप संरचना होती है इसकी, ठीक है। और एक होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्सिस पे ही डिपेंड होते हैं। ये तुम्हारा इस तरह से होते हैं, ये हो गया वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से 5 डी कक्षक होते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात आगे, ये जब तक आप डायग्राम देख लीजिए। देखो कि जो संख्या में डी कक्षक होते हैं 5 होते हैं, जब तक इनके पास कोई लेगेंड आकर के आक्रमण नहीं करता है, जब तक इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, क्योंकि ये पांचों की पांचों डी कक्षक है ना, ये पांचों की पांचों डी कक्षक हैं, इनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है। ये इस तरह से समझो आप इनको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, ये डी जेड एक्स हो गया, ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो जब तक इनके पास कोई लेगेंड नहीं आता बॉन्ड बनाने के लिए, उपसहसुज बंध बनाने के लिए, तब तक इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। और उस शब्द के लिए, उस कंडीशन में अपन एक टर्म लगाते हैं, जब उनको कहते हैं, जब समान ऊर्जाएं होती हैं किसी भी कक्षकों की, तो उन्हें हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक। डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, जब तक इनके पास कोई आक्रमण नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी लेगेंड, लेगेंड उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाली प्रजाति होती है, ठीक है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रजाति होती है, उसे अपन बोलते हैं ये तुम्हारा लेगेंड, ठीक है। और जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब उसमें आपको मैं लेगेंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियोस में बने रहिए। तो जब तक इनके पास कोई लिगेंड नहीं आ रहा, तब तक इनकी ऊर्जाएं पांचों डी कक्षकों की समान होती हैं। इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास कोई लिगेंड आएगा बंध बनाने के लिए, तो क्या होगा, इनकी ऊर्जाएं समान नहीं रह पाएंगी, और ये क्या करेंगे, ऊर्जा के अलग अलग सेटों में टूटेंगे। ये क्या करेंगे, ऊर्जा के अलग अलग सेटों में टूटेंगे, ठीक है। मैं अब इस सारी घटना को एक एग्जांपल से, एक समतुल्य के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन जब तक आप देख लीजिए, ये इस तरह के 5 डी कक्षक होते हैं, ठीक है। बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैं इसको इरेज करके आगे चलता हूँ, ठीक है। और भाई मैं तो आपसे कहता हूँ
वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ला करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस चैप्टर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम में फायदा करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसलिए अपन स्लोली चलेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल TiS2O का होल 6 + 3, ठीक है। ये एक संकुल यौगिक है। कैसा यौगिक है ये? संकुल यौगिक है। अब मैंने यहां पर ये क्यों लिया उसका भी कारण सुनिए। ये क्या है हमारे पास? संकरण तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए क्या बना रहा है? टाइटेनियम +3 अवस्था में है। और मैंने जब टेबल बताई थी टाइटेनियम +3, उसमें मैंने बताया था ये कैसा होता है? गहरे बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है ये? गहरे बैंगनी रंग का होता है। अब इसके गहरे बैंगनी रंग की एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, ठीक है ना। देखो हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं, यहां से सही रहेगा। जो डी कक्षा के मैंने आपको बताया था संख्या 5 है, ठीक है। ये टाइटेनियम है +3, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम विन्यास क्या होता है? 3D2 4s2 +3 मतलब 3D1 विन्यास रह गया। ये D1 विन्यास है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है बस अभी, ठीक है। जब तक इनके पास कोई भी लेगेंड आकर के हमला नहीं करता है, लेगेंड मतलब ये H2O इन खाली कक्षाओं में क्या देगी? इलेक्ट्रॉन देगी, है ना। तो जब तक इनके पास, जब तक H2O आकर के नहीं आक्रमण करता जब तक, तो ये कैसी स्थिति में होते हैं? समभ्रंश। कैसी स्थिति में होते हैं ये? समभ्रंश, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनके पास H2O उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए यानी कि इन पर आक्रमण करने के लिए आएंगे, तो इन डी कक्षकों को क्या हो जाएगा? विपाटन शुरू हो जाएगा, यानी कि ये टूटना प्रारंभ कर देंगे और ये ऊर्जा के 2 सेटों में टूटेंगे। कितने सेटों में टूटेंगे? 2 सेटों में टूटेंगे। एक तो आपके होते हैं उच्च ऊर्जा वाले, एक होते हैं आपके निम्न ऊर्जा वाले। देखो ऐसे मान लो इन पर लेगेंड आए, ये H2O ने आक्रमण कर दिया, तो ये क्या करेंगे? ऊर्जा के 2 सेटों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और एक में तो बनते हैं आपके 3 कक्षक जिनका नाम भी होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके T2G कक्षक। ये संख्या में कितने होते हैं? 3। और इनकी ऊर्जा भी कैसी होती है? समान। तो इनको अपन बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? आपके निम्न ऊर्जा के। कैसे होते हैं आपके? ये निम्न ऊर्जा के होते हैं। ऐसे ही जो दूसरा सेट होता है वो होता है जिसमें 2 संख्या में होते हैं कक्षक, इनको अपन बोलते हैं ईजी कक्षक। क्या बोलते हैं? ईजी। और ये होते हैं उच्च ऊर्जा के, और इनके बीच में ऊर्जा अंतराल होता है जैसे अपन बोलते हैं ΔO, यानी कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा भी बोलते हैं। और ये जो सारा की सारा जो घटना घटित हो रही है, ऐसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन। ये एक तरह से CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो बेथे और ब्लैक ने दी थी। ये सारी बातें बाद में आएंगी जब मैं इनको और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप अपने रंग से मतलब रखिए, इसलिए अपन अभी रंग पे आते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा के 2 सेटों में डिवाइड हो जाते हैं। एक को तो होते हैं T2G, ये संख्या में 3 है, इनकी ऊर्जा समान है, इसलिए अपन को बोलते हैं ट्रिपली, यानी कि 3 ट्रिपली डीजनरेट कक्षक। और ये संख्या में 2 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, इनकी ऊर्जा समान होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डबली डीजनरेट कक्षक। ये तो होते हैं निम्न ऊर्जा के और ये होते हैं उच्च ऊर्जा के, ठीक है। मेरी बात सुनिए। अब हम जानते हैं कि विन्यास क्या है हमारे पास। इसको इस तरह से अपन शो कर सकते हैं T2G1 और Ag0, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से होगी तो हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही तो है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आक्रमण हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से T21G और Ag0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अभी है नहीं, ठीक है ना। अब क्या हुआ
कि जैसे ही H2 अगर आक्रमण हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, संक्रमण करेगा। संक्रमण मतलब फैलना, दूसरी जगह जाना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा, क्या करेगा, निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा। और जब कब जाएगा, जब यह प्रकाश, क्योंकि इसे ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा का मतलब क्या है, प्रकाश ही तो है, प्रकाश क्या है, विकिरण है। जब यह इलेक्ट्रॉन लगभग 500 से लेके 560 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा, तो इसको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है कि नहीं होता, लेकिन उसको गुस्सा जब उतरता है तो उसका मुंह वापस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा पा करके, और जो 500 से 560 का तरंग दैर्ध्य है उसका रंग मैंने कैसे बताया था आपको, हरा। ठीक है, यानी कि इसने क्या करा, सातवां रंग में से कौन सा प्रकाश अवशोषित करा, हरा रंग का प्रकाश अवशोषित करा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये उच्च ऊर्जा कक्षक में आ गया। ठीक है, उच्च ऊर्जा कक्षक में आ गया। ठीक है, अब जब ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगा, अपने उच्च ऊर्जा कक्षक से वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटेगा, तो ये क्या करेगा, अपने हरे रंग का एक पूरक रंग प्रदर्शित करेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो इसका पूरा रंग होता है वो कौन सा होता है, गहरा बैगनी। कौन सा रंग होता है वो, गहरा बैगनी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी को गुस्सा आता है तो उसका मुंह फूल जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है गुस्सा चेहरे से, मतलब गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसे गुस्सा वापस कंट्रोल भी तो होता है, कम भी तो होता है, तो उसका क्या होता है, चेहरा वापस की वापस एज इट इज कलर में आ जाता है। तो जैसे ये अपने निम्नतम कक्षक में आएगा, मतलब अपने वापस अपने पुराने बेस में आएगा, तो ये क्या करेगा, एक पूरक रंग प्रदर्शित करेगा। तो ये हरा रंग ना दिखा करके कैसा रंग दिखाएगा, गहरा बैगनी रंग दिखाएगा। इसी कारण जो TiS2O6 होता है वो संकुल कैसे रंग का होता है, गहरे बैगनी रंग का होता है। अब देखो ये भी क्या है, डी कक्षक है, और ये भी क्या है, डी कक्षक है। जब इलेक्ट्रॉन डी से डी में ट्रांजिशन करता है तो ऐसे अपन बोलते हैं क्या, डी संक्रमण। क्या बोलते हैं इसे अपन, डी संक्रमण। जब इलेक्ट्रॉन डी से डी कक्षक में ही ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन मतलब संक्रमण करता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डी संक्रमण। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने उच्च ऊर्जा कक्षक में जाकर के एक पूरक रंग का प्रदर्शन करता है, जिसके कारण ही हमें क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स या वो संकुल क्या होता है, कलरफुल दिखाई देता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी और इस एग्जाम्पल से सारी की सारी बात क्लियर हुई होगी। सबसे पहले पांचों कक्षाओं की ऊर्जा समान होती है, उनको समभ्रंश कहते हैं, लेकिन जैसे इनके पास कोई लिगेंड आएगा तो इनकी समभ्रंशता समाप्त होगी और ये ऊर्जा के दो सेटों में विपाटन हो जाएगा, यानी टूटेगा। ठीक है, तो ये दो सेटों में टूटता है। एक तो होता है T2G जिसमें 3 कक्षक होते हैं, ये निम्न ऊर्जा के होते हैं, और दूसरा होता है EG, ये 2 होते हैं, ये उच्च ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके डी से डी में जाता है तो अपना एक पूरा रंग प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हमें वो क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन इसे, डी संक्रमण। ये एक्चुअली में क्या है कि ये पूरी की पूरी कौन सी थ्योरी है, ये CFT थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो किसने दी थी, ब्लैक ने दी थी। ये सारी बातें मैं जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी हमें अपने रंग से मतलब है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि इतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण होता है किसका, रंग प्रदर्शित करने का, संकुल यौगिकों का। ठीक है, अब मैं थोड़े छोटे रूप में आपको बता देता हूँ दूसरा कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में इतना डिटेल नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये बातें बता रहा हूं मैं BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो संकुल यौगिकों के रंग होते हैं, जो रंग प्रदर्शन होता है, मैंने 2 कारणों से बताया था। एक तो डी संक्रमण, जो अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, और एक होता है आपका आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, आवेश का स्थानांतरण। एक्चुअली में क्या है कि कोई धातु परमाणु है और कोई लेगेंड है। मैंने भी बताया ना, लेगेंड कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रजाति होती है। जब कोई धातु परमाणु और लेगेंड के मध्य क्या हो,
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, यानी कि आवेश का स्थानांतरण हो, आवेश का स्थानांतरण हो, तो उससे जो रंग प्रदर्शित होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्योंकि धातु परमाणु है लेकिन इनके बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का यानी कि आवेश के रूप में आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। और ये कौन प्रदर्शित करते हैं, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं, यानी कि जो उच्च आवेश वाले जो संकुल यौगिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार के कारण से रंग प्रदर्शित करते हैं। और इनके द्वारा जो रंग प्रदर्शित होता है वो गहरा होता है बजाय डीडी संक्रमण की तुलना में। यानी कि जो डीडी संक्रमण वाले जो रंग होते हैं उनसे ज्यादा गहरे रंग किसके कारण प्रदर्शित होते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो धातु परमाणु और लिगेंड इनके मध्य आवेश हस्तांतरण के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है, धातु परमाणु क्या होता है, उच्च ऊर्जा लेकर के क्या करता है, लिगेंड से आवेश का स्थानांतरण करता है। जैसे मैं आपको इससे बताऊं, Cr+6 और आपका Mn+7, मैं इसका कारण बताता हूँ। इसमें जो विन्यास है वो क्या है, D0। मैंने पहले बताया था कि D0 विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1, यानी कि एक ऐसे चला गया और 5 D से चले गए, तो 3d5 4s1 यानी Cr+6 हो गया। इसका क्या विन्यास हो गया, D0। ठीक है, और ये जो कलर प्रदर्शित करता है वो करता है आपका नारंगी। कैसा कलर प्रदर्शित करता है वो, नारंगी। और जो Mn है, Mn+7 यानी कि 3d5 4s2, तो इसका विन्यास भी कैसा हो गया, D0 हो गया। और ये जो कलर प्रदर्शित करता है, ये आपका प्रदर्शित करता है कलर पीला, गुलाबी जैसा। ठीक है ना, गहरा बैगनी मान लो अब इसको। कुछ बुक्स में कुछ अलग कलर भी दे रखा है। ठीक है, कैसा प्रदर्शित करता है, ये गहरा बैगनी। ठीक है ना, अब सुनिए मेरी बात कि Cr+6 है और इसका विन्यास कैसा हो गया, D0। अब इस पे आप देखो आवेश कितना है, इस पर 6 आवेश है। कितना आवेश है इस पर, 6 आवेश है। आवेश की मात्रा बहुत है, उच्च आवेश है, इसलिए कैसा होगा, नारंगी रंग प्रदर्शित करेगा। किसके कारण करेगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो Mn+7 है, इसका विन्यास कैसा, D0 विन्यास है। ये कैसा विन्यास कैसे कर रहा है, ये गहरा बैंगनी प्रदर्शित कर रहा है और इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, 7 है। इन्हीं दोनों कारणों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, एक तो K2Cr2O7 की और एक अपन KMnO4 के रंगों की व्याख्या कर सकते हैं कि जो K2Cr2O7 है, इसमें तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है आपकी +6। ठीक है, और जो KMnO4 है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था होती है आपकी +7, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक पे चार्ज कैसा होता है, -2, 4 दूनी 8, 8 में से एक +1 पोटेशियम चला गया तो क्या हो गया, +7 चार्ज आ गया। ठीक है, इस +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ही ये जो होता है K2Cr2O7, ये तो कैसे होता है, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का, और ये होता है तुम्हारा पर्पल बैगनी रंग का। आपने नीली दवाई का, लाल दवाई का नाम भी सुना होगा, वो इसी कारण होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। जहां D0 विन्यास होता है, किसके कारण रंग प्रदर्शित होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण रंग प्रदर्शित होता है। ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, 12th वाले बच्चे इसमें ज्यादा ना उलझें, मैंने फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताया है। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बता रहा हूँ बातें, कि जो डी कक्षक होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 5। ठीक है, वो आयंस के रूप में टाइटेनियम +3 +4 Cu+1 +2 इस तरह से क्या करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। इनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उसका एक पूरक रंग प्रदर्शित करते हैं, और उस पूरक रंग के कारण ही हमें संकुल यौगिक कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल यानी कि रंगीन दिखाई देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो में आपको मजा आया होगा, अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही मैं अपने वीडियोस में अच्छी अच्छी जानकारी ला के देता रहूँगा, और हम अपने इस चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और शायद 1 या 2 वीडियो में ये टॉपिक और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन ऐप ब्लॉक लेंगे। ठीक है, यदि आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।